नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ सौमित्र बुतकर। आप देख रहे हैं मार्केट्स पर हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। आइए सबसे पहले बता दें आपको कौन कौन सी खास खबरें हैं जिन पर रहेगा आज शो के दौरान हमारा फोकस। जियो के साथ धमाकेदार दिवाली की बनाइए, कीजिए तैयारी क्योंकि 5G नेटवर्क होने वाला है लॉन्च। ये अनाउंसमेंट किया है आज कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने। रिकॉर्ड निचले स्तर पर रुपया पहुंच गया है, क्या मायने हैं इसके और क्या असर पड़ेगा शेयर बाजार पर, यह भी समझेंगे और साथ ही साथ कल के लिए कुछ दमदार ट्रेडिंग आइडियाज को भी शो में करेंगे शामिल। ब्याज दरों को लेकर जैक्सन होल में फेड चेयरमैन जेरोम पावेल के बयान के बाद दुनिया भर के बाजारों में के साथ साथ भारतीय बाजारों में भी घबराहट दिखी। इस घबराहट के नतीजे में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन निफ्टी करीब 250 अंक गिरकर 17,313 के आसपास जाकर बंद हुआ है। सेंसेक्स में भी हमने करीब 850 अंकों की गिरावट देखी है। बैंक निफ्टी 700 अंकों से ज्यादा टूट गया। आज दिन भर बाजार में और किस तरह का उतार चढ़ाव रहा, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी प्रियंका उप्पल आनंद। देखिए, आज मार्केट में सबसे बड़ी बात ये हुई कि हम एक बहुत बड़े गैप डाउन के साथ खुले, लेकिन उस गैप डाउन से हमने रिकवर भी किया। अगर आप सिर्फ पॉइंट्स के लिहाज से बात करेंगे तो पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन में लगभग निफ्टी जो डाउन हुआ वो 4 बार पिछले 7 ट्रेडिंग सेशन में नीचे की तरफ बंद हुआ है। 250 पॉइंट कम से कम हमने आज लूज आउट किए, लेकिन लगभग 1% आप डेज लो से रिकवर भी हुए। तो एक रिकवरी मोड में तो आज आपको बाजार दिखा। पहले सीमेंट ने उस रिकवरी को लीड किया, ऑटो ने उसे फॉलो अप किया और उसके बाद आपने रिकवरी बाकी स्पेसेस में भी देखने को मिली। हालांकि सारे सेक्टोरल इंडेक्स को अगर आप सिर्फ 2 स्पेसेस को छोड़ दे, ऑयल एंड गैस पैक को छोड़ दे, और इसके अलावा आपको सभी स्पेसेस लाल निशान में ही बंद हुए। इनफैक्ट निफ्टी ऑटो, निफ्टी रियलिटी दोनों के दोनों 2% लगभग ऊपर बंद हुए अपने इंट्राडे लो से। तो एक रिकवरी मोड में तो बाजार दिखाई दिया। साथ ही हमने, क्योंकि यूएस का एक हैंगओवर था, ग्लोबल मार्केट्स का एक हैंगओवर था, दबाव के साथ खुले जरूर थे, लेकिन इस बीच में जो बड़े लूजर्स आज आपको फिर से दिखाई दिए, जो बड़े ड्रैगर्स थे, वो आईटी काउंटर्स थे। पहले अगर 5 टॉप लूजर्स की आप बात करें तो उसमें टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक और साथ ही टीसीएस। तो आईटी काउंटर्स पर ही सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला। और गेनर्स कौन से थे? इसके डिफेंसिव बाजार मोड में दिखाई दिया। रिकवरी मोड के साथ साथ डिफेंसिव बेट्स जो थी वो थोड़ी तेज दिखाई दी। ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स हो, नेस्ले, कोलपैल, वहां पर आपको एक फिर भी स्ट्रेंथ दिखाई दी। और पहले 5 टॉप गेनर्स की आप बात करें तो आपको इन्हीं स्पेसेस दिखेंगे, एफएमसीजी, ऑटो या फिर आपको कंज्यूमर सेक्शन, कंज्यूमर स्टेपल्स जैसे सेक्शन में ही दिखाई दी। तो ब्रिटानिया, मारुति, अपोलो हॉस्पिटल, एशियन पेंट्स और नेस्ले, ये 5 टॉप गेनर्स भी थे जो निफ्टी के देखने को मिले। ऑयल एंड गैस पैक की आप बात करें, वो डेज लो से लगभग 2.5% क्लोज रिकवर हुआ और हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। और दूसरा स्पेस, सिर्फ 2 इकलौते स्पेसेस है जो हरे निशान में आज बंद है, उसके अलावा सारे सेक्टोरल इंडेक्स आपको लाल निशान में दिखे। दूसरा स्पेस था एफएमसीजी, जहां पर लगभग 1.5% तक की रिकवरी डेज लो से देखने को मिली। तो ओवरऑल एक सेशन जहां पर ऑलरेडी सुबह से ही एक प्रेशर था, रिकवर बाजार जरूर हुए, लेकिन आपको मेजरली ड्रैगर्स जो निकल कर आए वो आईटी पैक से सबसे ज़्यादा, एक बार फिर से आईटी से, बैंक्स में भी रिकवरी हालांकि थोड़ी बहुत देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर बड़े ड्रैगर्स भी निकल कर आए। देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि आज का यूएस मार्केट्स भी रिकवर होते हैं और कल हम इंडियन मार्केट्स कैसी क्लोजिंग देते हैं, कैसी ओपनिंग देते हैं। बिल्कुल, तो निचले स्तरों से एक रिकवरी देखने को मिली भारतीय बाजारों में। और क्या ये रिकवरी कल के ट्रेडिंग सेशन में जारी रहेगी या फिर बाजार अभी भी दबाव के साथ ही कारोबार करेंगे? पूछते हैं मेरे 2 खास मेहमानों से जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं अब, रवि सिंह और किरण जानी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। किरण, काफी बड़े गैप डाउन के साथ हम आज खुले थे सुबह, लेकिन उसके बाद निचले स्तरों से कुछ रिकवरी देखने को मिली। आरआईएल की एजीएम थी, वो एक बड़ा इवेंट था। उसके अलावा कोई ऐसी वजह दिखी नहीं कि बाजार कमजोरी के साथ ही ट्रेड करते रहें। आपने कैसे रीड किया? आपको लगता है कि जो रिकवरी हमने आज देखी वो कल जारी रह पाएगी? गुड इवनिंग एवरीवन। सो ओवरऑल जिस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर था, एक शॉर्ट टर्म में हमने जो रैली देखी थी उसकी वजह से डेली चार्ट के ऊपर हम एक ओवरबॉट जोन के अंदर ट्रेड कर रहे थे, तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग था वो लाजमी था। हम लास्ट 2 वीक से कंटिन्यू कॉशियस व्यू देते आए हुए हैं। अब जिस जंक्चर के ऊपर है, अगर आप रिसेंट जो रैली आई है 15,180 से 18,000 की, उसके ऊपर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करते हैं तो कहीं ना कहीं 38.2% का रिट्रेसमेंट 17,300 के आसपास आ रहा है। और आज भी हमने देखा कि मार्केट सुबह गैप डाउन हुआ, लेकिन 17,300 के आसपास मार्केट हॉल्ट हुआ और वहां पे ही सपोर्ट लेके उसके ऊपर इंपैक्ट बंद हुआ है। अब 17,300 के ऊपर आप कॉल राइटिंग देखोगे तो 1,37,000 लॉट ओपन इंटरेस्ट है वहां, उसके अंदर 1,34,000 आज सुबह का ही राइटिंग हुआ है। और वहीं पे आप पुट राइटिंग देखोगे तो 1,59,000 है, जहां पे 1,03,000 सुबह से एड ऑन हुआ था। तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स थोड़े
काफी अग्रेसिव है, दे आर एक्सपेक्टिंग स्टिल मार्केट टू गो डाउन। तो कल हमें देखना पड़ेगा शुरुआती टाइम में कि अगर 17,300 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाता है, देन देयर इज वेरी गुड चांसेस कि यहाँ कॉल में थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आएगी जो मार्केट को थोड़ा हेल्प करेगी ऊपर में 17,400 से 450 की रेंज में ले जाने के लिए। ओवरऑल अगर हम देखें तो हमें लग रहा है कि थोड़ा व्यू अभी भी हमारा बेरिश है, या तो बेरिश तो नहीं बोल सकते लेकिन प्रॉफिट बुकिंग साइड है, कॉशियस रहना चाहिए। ऊपर में मैक्सिमम अपसाइड हम 17,500 तक की देख रहे हैं। अगर कोई भी आप अभी इस डीप में लॉन्ग कर रहे हो तो आप उसको 17,500 450 के आसपास बुक करके थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, मार्केट को सेटल होने दीजिए। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे भी 38,000 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी 38.2% का रिट्रेसमेंट 38,000 का है। जब तक 38,000 बैंक निफ्टी में नहीं टूटता है तब तक फ्रेश बिग वाली कुछ देख नहीं रहे हम। ऊपर में कल के लिए हमें 38,500 देखना पड़ेगा। अगर 38,500 के ऊपर मार्केट नहीं निकलता है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग अगेन जारी रहेगी जो 38,000 तक आ सकती है। सो 38,000 38,500 के बीच में बैंक निफ्टी कंसोलिडेट हो ऐसा हमें लग रहा है। ओके, तो वो अहम लेवल जहां पर बाजार कंसोलिडेट होने की संभावना है और इसी हिसाब से स्ट्रैटेजी बनानी बहुत ज़रूरी है इस समय बाजार में। स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं स्टॉक्स की ही। यहाँ पर जैसा कि हमने कहा कि आज बड़ा दिन था क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की एजीएम थी। अपनी 45वीं एजीएम में रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि दिवाली तक 5G का रोल आउट हो जाएगा। इसके लिए कंपनी करीब 2 लाख करोड़ रुपए का कैपेक्स भी कर रही है। Jio 5G will be the world's largest and most advanced 5G network. Most operators are deploying a version of 5G called non-standalone 5G, which is essentially a 5G radio signal that is delivered over their existing 4G infrastructure. This non-standalone approach is a hasty way to nominally claim a 5G launch, but this approach cannot deliver the breakthrough improvements in performance and capability that are truly possible with 5G. In sharp contrast, Jio will deploy the latest version of 5G called standalone 5G, which has absolutely zero dependency on our 4G network. To build our pan-India true 5G network, we have committed a total investment of 2 lakh crore rupees. Jio has prepared an ambitious and the fastest ever 5G rollout plan for a country of our size. तो दिवाली तक प्लान करने यहाँ पर लॉन्च करने का प्लान है और बहुत सारी बड़ी बातें कही गई इस एजीएम में। क्या क्या मेन पॉइंट्स रहे? मेरे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ रहे हैं मेरे साथ पूरे अपडेट के साथ। सौमित बताइए। टेलीकॉम बिजनेस की अनाउंसमेंट्स की अगर हम बात करें तो पहला जो बड़ा अनाउंसमेंट ये आया था कि करीब 2 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर उन्होंने कमिट किया है 5G नेटवर्क को डेवलप करने के लिए। अब ये 2 लाख करोड़ में से 90,000 तो स्पेक्ट्रम केपेक्स के लिए था और बाकी का जो करीब 1.1 लाख करोड़ है वो नेटवर्क कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। उनके साथ उन्होंने ये भी कहा कि करीब बाय दिवाली 2022 तक वो 5G लॉन्च करेंगे की सिटीज़ में इंक्लूडिंग मेट्रो सिटीज़ और दिसंबर 2023 तक पैन इंडिया बेसिस पे 5G सर्विसेज इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। 2 प्रोडक्ट लॉन्चेस भी उन्होंने अनाउंस किए। जियो एयर फाइबर जो कि एक हॉटस्पॉट डिवाइस होगा वो जो हाई स्पीड डेटा प्रोवाइड करेगा, यानी कि 5G स्पीड डेटा प्रोवाइड करेगा। और उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो जियो क्लाउड पीसी भी लॉन्च करेंगे जो कि पर्सनल कंप्यूटर्स को रिप्लेस कर सकता है आगे चल के। गूगल के पार्टनरशिप पे उन्होंने ये कहा कि गूगल के साथ वो अभी भी काम कर रहे हैं एक अफोर्डेबल 5G फ़ोन बनाने के लिए, बट अभी भी उन्होंने कोई टाइमलाइंस नहीं बताए उसके लॉन्च को लेके। अब O2C बिजनेस की अगर हम बात करें तो उन्होंने करीब 75,000 करोड़ रुपीस का कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान लेड आउट किया है अगले 5 साल के लिए। और वो ये भी कह रहे हैं कि इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे पहला कार्बन फाइबर प्लांट वो बनाएंगे और इसका जो फर्स्ट फेज होगा ये कंप्लीट होगा 2025 तक। और आगे चलते O2C बिजनेस में कार्बन फाइबर ही ग्रोथ लीड करेगा, ऐसे मुकेश अंबानी का मानना है। अब न्यू एनर्जी बिजनेस की अगर हम बात करें तो 10 गीगावाट सोलर PV सेल और मॉड्यूल फैक्ट्री जो है वो 2024 तक प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा और इसका जो कैपेसिटी होगा वो 10 गीगावाट तक एक्सपैंड किया जाएगा 2026 में। अब बैटरी पैक्स की अगर हम बात करें तो वो 2023 में प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे और उसको स्केल अप कर देंगे 5 गीगावाट तक 2024 तक और 50 गीगावाट तक स्केल अप होने की एक्सपेक्टेशंस है 2027 तक। और आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि 20 गीगावाट का सोलर जनरेशन हो सकता है 2025 तक और ये जो पूरा जनरेशन जो होगा वो कैप्टिव यूज़ के लिए होगा। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि आकाश अंबानी लीड करेंगे जियो को, ईशा अंबानी लीड करेगी रिटेल को और अनंत अंबानी लीड कर रहे हैं न्यू एनर्जी बिजनेस को। और आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो वैल्यू है वो डबल हो जाएगा 2027 तक।
तो वो डिटेल सारी आज की जो बड़ी एजीएम थी उसमें। रवि, आपको चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। अब आपने भी इसके बड़े पॉइंट्स देखे होंगे रिलायंस की एजीएम के। आपके हिसाब से सबसे बड़ा टेक अवे क्या था? जो जियो की बात इन्होंने की कि 5G लॉन्च हो जाएगा दिवाली तक, वो, या फिर जो एक सक्सेशन का एक आइडिया दे दिया है क्योंकि उनके बच्चे कौन कौन से सेगमेंट संभालेंगे, अब वहां पर थोड़ी सी क्लैरिटी बाजार को मिल गई है, उसका इंपैक्ट अब आपको दिखाई देगा स्टॉक प्राइस में भी? स्वामी जी, मुझे तो इन्वेस्टमेंट को लेकर के ज्यादा जो है वो झलक दिखाई दे रही है। और 2 लाख करोड़ रुपए का अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें, 1.1 लाख करोड़ रुपीस का 5G को डेवलप करने का इन्वेस्टमेंट अगर है, तो ऑब्वियसली है कि वो जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो काफी हद तक एक पॉजिटिव सेंटिमेंट यहाँ पर देगा। दूसरी तरफ है कि जो बिजनेस को कैप्चर करने की बात कर रहे हैं उसका काफी बड़ा बेनिफिट यहाँ पर दिख सकता है। और चूंकि अभी पूरी जो कंपनीज हैं उनमें अगर कंपैरिजन करते हैं तो रिलायंस के नेटवर्क या फिर जो रिलायंस की जो ग्रोथ है उस पे भरोसा जताया जा सकता है। और खास तौर से दिवाली तक अगर आपको धमाका ऑफर लेना है या फिर आपको एक स्टॉक में प्रॉफिट लेना है, तो मुझे लगता है कि आपको जो अभी जो करेक्शन मिलने वाला है थोड़ा बहुत, आज चूंकि एजीएम था तो इस वजह से बहुत ज्यादा करेक्शन तो नहीं आया स्टॉक में, लेकिन मुझे लगता है कि 2300-2350 के आसपास तक ये स्टॉक गिर सकता है। और अगर उन लेवल्स पर आता है तो दिवाली तक ये स्टॉक एक बार 2650 और 2750 ये 2 लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जो अभी के जो अनाउंसमेंट की गई है वो 27 का विजन एक तरीके से क्लियर कर रहे हैं, लेकिन ग्रोथ डबल करने की बात जो की जा रही है उसका फायदा आम इन्वेस्टर को मिल सकता है। आप निवेश जरूर यहाँ पर कर सकते हैं। निवेश किया जा सकता है, कुछ गिरावट की संभावना जरूर है। अगर आप उस गिरावट का वेट करेंगे तो बेटर है शायद, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर हो जाता है, लेकिन ये स्टॉक आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्या ट्रेडिंग के कोई मौके किरण यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपको दिखाई देते हैं? ओवरऑल रिलायंस इंडस्ट्री का अगर आप डेली चार्ट देखें तो स्टॉक जिस सेंटर के ऊपर है 200 डेज 100 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, साथ ही साथ 20 डेज मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट दिख रहा है। और एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो ब्रेकआउट दिया था उसकी नेकलाइन के आसपास ये स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। सो ओवरऑल सेटअप काफी स्ट्रांग है। अगर किसी को पोजिशनल बैट लेनी है तो डेफिनेटली 2590 से लेके 2527 के बीच 70 के बीच में इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। 2530 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखिए और जिस तरह की चार्ट पैटर्न है वी कैन एक्सपेक्ट 2700 काइंड ऑफ टारगेटिंग अपकमिंग 1 मंथ। 250 तक के टारगेट एक महीने के अंदर। तो आपको इस तरह से एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा इंतजार करें, कुछ डिप आने दीजिए, उसके बाद ले लीजिए, तो आने वाले समय में बेटर रिटर्न मिलेगा। अगर आप ट्रेडर हैं तो स्टॉप लॉसेस का जरूर ध्यान रखिएगा। आज एक और इंटरेस्टिंग जो है मूव हमने देखा वो था रुपए में। आज देखा हमने कि दिन के कारोबार में फिर से ये एक रिकॉर्ड नए स्तरों पर, निचले स्तरों पर पहुंच गया। क्या वजह दिख रही है रुपए में जो गिरावट आ रही है, उसके पीछे कौन कौन से ट्रिगर्स है? मेरे सहयोगी विश्वमोहन जुड़ रहे हैं मेरे साथ पूरे अपडेट के साथ। देखिए, रुपए में गिरावट की जो सबसे बड़ी वजह ये है कि यूएस फेड में जैक्सन होल में फेड चेयरमैन की तरफ से जिस तरह से सख्त बयान आए थे, ऐसा लग रहा है कि आने वाले पॉलिसी मीटिंग में तेजी से ब्याज दरें बढ़ती रहेंगी। जिस तरह से ऑलरेडी 2.25% 4 बार ब्याज दरें फेड की तरफ से बढ़ाई जा चुकी है और उसके बाद भी संकेत यही मिल रहा है कि फेड का फोकस पूरी तरह से महंगाई कम करने पर है। ऐसे में लग रहा है कि आने वाले समय में ब्याज दरें और बढ़ेंगी। उससे डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ, 20 साल के नई ऊंचाई पर डॉलर इंडेक्स पहुंच गया और उसका नुकसान यहाँ पर रुपया ही नहीं, दुनिया की बाकी करेंसी चाहे वो पाउंड हो या फिर यूरो हो, वो भी रिकॉर्ड निचले स्तर पर हैं। साथ ही चाइनीज युआन जो 2 साल के निचले स्तर पर, तो तमाम करेंसी में गिरावट दिख रही है, उसका असर रुपए पर भी है। रुपए के साथ चिंता यह है कि आरबीआई ब्याज दरें में उस तेजी से बढ़ोतरी नहीं करेगा जिस तेजी से फेड करेगा, तो जो गैप होगा, जो डिफरेंस होगा, उस वजह से रुपए में गिरावट और ज्यादा होगी। हालांकि दिन के निचले स्तरों से रुपए में हल्की रिकवरी जरूर दिखी और बंद हुआ 80 के नीचे, लेकिन 80 रुपए 12 पैसे के ऊपरी स्तर तक आज पहुंच गया। एक तरफ और आप देख सकते हैं कि बॉन्ड डील जो यूएस में है, 10 ईयर बॉन्ड डील, वो 3.1% के ऊपर चला गया है। अगर बॉन्ड डील ऊपर की तरफ जाते हैं तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इंडिया की इक्विटी मार्केट में निवेश कम कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे फिक्स इंस्ट्रूमेंट तो उनको ब्याज अगर ज्यादा मिलेंगे तो डेफिनेटली यहां पर निवेश कम होगा, तो वो भी एक चिंता है। और क्रूड कीमतें भी फिर से $100 के ऊपर टिका हुआ है, तो तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो रुपए पर दबाव बना रहे हैं। बिल्कुल, तो ये सारे फैक्टर जिनकी वजह से रुपए में हमने दबाव आते देखा। और जैसे ही रुपए में मूवमेंट की बात आती है तो इक्विटी मार्केट के लिहाज से सबसे पहले हम आईटी स्टॉक्स देखते हैं। आज निफ्टी के टॉप लूजर्स पे नजर डालिए। टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, विप्रो, HCL टेक, TCS, ये पांचों स्टॉक आज सबसे ऊपर हैं और ये पांचों सबसे ज्यादा गिरने वाले स्टॉक हैं। पांचों ही आईटी स्पेस से हैं। रवि, क्या हो रहा है और क्या करना चाहिए अब?
सौमित जी, थोड़े दिन छुट्टियों पे जाना चाहिए है, क्योंकि देखिए वेडनेसडे को छुट्टी है, कल भी मार्केट में अभी गिरावट का दौर है, पोजीशन ज्यादा बनाने की संभावनाएं यहाँ पर कम है। रुपए की चर्चा को मैं वापस कंटिन्यू करता हूँ। 80 रुपए के ऊपर एक बार को अगर यहाँ पर लेवल्स निकले हैं तो काफी रिस्क पैदा होता है कि अब 85 के लेवल आपको जल्द अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। मैं अभी आंकड़ों को ही देख रहा था तो गवर्नमेंट पहले 605 बिलियन डॉलर के करीब एफएक्स रिजर्व था, जो कि घटते घटते 572 बिलियन डॉलर के पास पहुंच चुका है। यानी आरबीआई हर उछले स्तर पर कोशिश कर रहा है रुपये को कंट्रोल करने की, लेकिन जो अभी जैक्सन होल पे चल रहा है वो शायद थोड़ा सा मुश्किल कर रहा है अब रुपए को यहाँ पे कंट्रोल कर पाना। तो मुझे लगता है कि रुपये में वीकनेस अभी बढ़ेगी। आने वाला जो सेंटीमेंट यहाँ पर बता रहा है वो ये बताता है कि आपको रुपया एक बार 85 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इक्विटी मार्केट से एक बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। 16,800 के नीचे भी मार्केट सस्टेन्ड हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि एफआईआईज ने कंटिन्यू अभी थोड़ी सी बाइंग करनी शुरू हुई की थी कि कॉन्फिडेंस वापस से बॉन्ड मार्केट की तरफ अगर बढ़ता है तो शायद रिस्क ज्यादा पैदा हो सकता है। तो अगला हफ्ता या इस हफ्ते, इस पूरे हफ्ते के हिसाब से अगर स्ट्रैटेजी बनानी है तो मुझे लगता है कि आपको आईटी और खास तौर से बैंकिंग सेक्टर से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। 2-3 दिन तक अगर आप दूरी बनाकर रखते हैं तो जो एक कंसोलिडेशन है या जो एक वैल्यूएशन जो सेलिंग आएगी वो शायद फिर अट्रैक्शन दे सकती। फिलहाल मार्केट में पैनिक सिचुएशन आने के हालात काफी हद तक दिखाई दे रहे हैं। ओहो, तो पैनिक सिचुएशन आने के हालात दिखाई दे रहे हैं। इस पर आपको करना यह है कि आपको आईटी और बैंकिंग जैसे स्पेसेस से दूर रहना है। लेकिन किरण, क्या हम एफएमसीजी का स्पेस कर सकते हैं की तरफ रुक कर सकते हैं? आज देखिए ब्रिटानिया करीब 1.5% ऊपर, नेस्ले करीब 0.5% ऊपर, टाटा कंज्यूमर 0.5% ऊपर, आईटीसी ग्रीन में बंद हुआ है। इतने खराब बाजार में भी एक बार फिर एफएमसीजी जो है वो स्ट्रांगली खड़ा है। क्या करना चाहिए? लगता है कि कुछ अपॉर्चुनिटी है? सो ओवरऑल हमने ये देखा है कि जब भी मार्केट में इस तरह का अनवांटेड फॉल या तो अनएक्सपेक्टेड एक बड़ा गैप डाउन आता है तब एफएमसीजी डिफेंसिव प्ले रहता है। और लास्ट वीक में भी जब हम डिस्कस कर रहे थे, लास्ट मंडे को भी जब मार्केट थोड़ा वीकनेस हमें दिखा रहा था तब भी हमने डिस्कस किया था कि एफएमसीजी के अंदर हमें टाटा कंज्यूमर बहुत अच्छा लग रहा है। दैट डे वी डिस्कस टाटा कंज्यूमर समवेयर अराउंड 780 770 काइंड ऑफ लेवल, आज 800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक बड़ा सा कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। रोल टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप देखोगे तो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट दिख रहा है, साथ ही साथ एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है। सो मल्टीपल ब्रेकआउट हमें टाटा कंज्यूमर के ऊपर दिख रहा है। सो डेफिनेटली अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो 770 का स्टॉप लॉस रखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो तो 760 का स्टॉप लॉस रखिए। और जिस तरह का चार्ट फॉर्मेशन हम देख रहे हैं, मिनिमम एटलीस्ट यहाँ से हम 850 860 काइंड ऑफ टारगेट टाटा कंज्यूमर के ऊपर देख रहे हैं। सो एफएमसीजी के अंदर अगर आपको प्ले करना है तो टाटा कंज्यूमर लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। कंज्यूमर लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग, उस पर करना चाहिए फोकस। अगर एफएमसीजी में जो तेजी दिख रही है आपको इस खराब बाजार में भी, उस पर अगर आप फोकस करना चाहते हैं, टाटा कंज्यूमर एक स्टॉक है जहां पर आप बेट करके चल सकते हैं। चलिए आपको एक एक्सक्लूसिव खबर दिखा देते हैं। अब दीपम अब सरकारी फर्टिलाइजर के ओएफएस लॉन्च करने की तैयारी में है। पूरी डिटेल के साथ मेरी सहयोगी मेघना मित्तल जुड़ गई है मेरे साथ। मेघना, बताइए। जी, जैसा कि हम जानते हैं इस साल केवल ओएनजीसी का ओएफएस आया है, उसके बाद मार्केट्स काफ़ी वोलेटाइल हो गए थे, जिसके बाद दीपम कोई और नया ओएफएस नहीं लाई है। लेकिन अब जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि दीपम ने इन्वेस्टर फीडबैक लेना शुरू कर दिया है 4 पीएसयूज़ के लिए, जिसमें वो ओएफएस प्लान कर रही है। 2 फर्टिलाइज़र के पीएसयूज़ हैं, आरसीएफ और एनएफएल, और 2 डिफेंस के पीएसयूज़ हैं, मज़गांव डॉक लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इन चारों पीएसयूज़ में इन्वेस्टर फीडबैक लेना शुरू हो गया है, जो कि एक हफ्ते में आ जाना चाहिए, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। और दीपम उसके बाद मार्केट्स को एनालाइज करते हुए जल्द ही ये डिसीजन लेगी कि किस में ओएफएस सबसे पहले आना चाहिए। और जो सूत्र बता रहे हैं कि अगर फीडबैक पॉजिटिव रहता है इन्वेस्टर्स से तो ओएफएस 15 दिन के अंदर ही आ सकता है। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट ओएफएस होगा दीपम के लिए, क्योंकि हम जानते हैं ₹65,000 करोड़ का टारगेट है इस साल दीपम के लिए, काफ़ी बड़ा टारगेट है। और इस साल ज़्यादा बड़े ट्रांजैक्शन नहीं कर पाई है दीपम, तो ये थोड़े ओएफएस भी थोड़ा हेल्प करेंगे दीपम को अपना टारगेट पूरा करने के लिए। तो ये देखना रहेगा अगले हफ्ते तक, जब इन्वेस्टर फीडबैक आ जाते हैं मार्केट्स एनालाइज करने के बाद, दीपम कितनी जल्दी इन चारों पीएसयूज़ में ओएफएस प्लान करती है, जो कि बहुत ही जल्द हो सकता है, जो सूत्र बता रहे हैं। ओके, तो 4 कंपनियों में यहाँ पर ओएफएस की तैयारी हो रही है। रवि, जब खबरों के दम पर हम देखते हैं स्टॉक्स मूव कर रहे हो तो कैसे अप्रोच करना चाहिए? आरसीएफ, एचएएल, पिछले कई समय से खबरें चल रही हैं यहाँ पर सरकार किसी न किसी तरीके से स्टेक सेल करना चाह रही है। अब एक बार फिर से खबरें गर्म हैं, कैसे अप्रोच करना चाहिए इन स्टॉक्स को? देखिए, जब भी इस तरीके की
खबरें आती हैं तो ये मान के चलिए कि कम से कम 4 से 5% का मूव इजीली मूव हो जाता है, और अगर थोड़ा सा खबर ज्यादा दिन तक चलती है, ज्यादा एक्शंस अगर आपको देखने को मिलते हैं तो लगभग 8% तक स्टॉक मूव कर जाता है। लेकिन इस समय अभी सिचुएशन में अगर देखा जाए तो ओवरऑल ये स्टॉक वैसे भी काफी अच्छे हैं, क्योंकि सबसे अच्छी बात है इनमें जो अट्रैक्शन की बात होती है वो डिविडेंड होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल तो बाइंग मोमेंटम थोड़ा सा इनमें कंटिन्यू रह सकता है, या फिर ये कहें कि मार्केट में जो एक करेक्शन आएगा उनमें ये स्टॉक्स में करेक्शन आपको कम देखने को मिलेगा, तो आपके लिए शिफ्टिंग करना थोड़ा इजी है। और बाइंग मोमेंटम में अगर आप स्ट्रैटेजी फिर भी आप बाइंग मोमेंटम के लिए बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल इस तरीके की खबरों को, स्टॉक को आप फोकस कर सकते हैं, या फिर आप तो एफएमसीजी काउंटर को आप फोकस कर ही रहे हैं। बिल्कुल। एक क्विकली सवाल पूछना चाहूंगा मैं रवि आपसे, वो ये कि एक स्पेस जो आज काफी बजिंग था वो था डिफेंस काउंटर्स जो थे आज वो काफी अच्छा मूव दिखा रहे थे। मझगांव डॉक को देख लीजिए, करीब 11-12% ऊपर जाकर बंद हुआ है। 2-4 और इससे रिलेटेड स्टॉक्स भी अच्छे मूव कर रहे थे। मेरा सवाल ये है कि क्या ये स्पेस आपको पसंद है? अगर हाँ तो कौन सा टॉप पिक है यहाँ से आपका? देखिए, डिफेंस स्टॉक तो ऑलरेडी जब खास तौर से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना होता है तो थोड़ा सा अट्रैक्शन बढ़ जाता है। और इस समय जिस तरीके से एगॉन डेक का अगर ओवरऑल सेंटीमेंट अगर देखते हैं तो मुझे लगता है शायद ये ज्यादा भरोसेमंद स्टॉक है। लेकिन डिफेंस में मैं मोमेंट्री ज्यादा ट्रेड करना चाहूंगा। मोमेंट्री का मतलब है कि अभी लीजिए बजट के अनाउंसमेंट, यानी मार्च के मिड ऑफ मार्च तक रखिए, उसके बाद प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। आपको ये डिफेंस के स्टॉक है, रेलवे के स्टॉक से ये अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। खासतौर से डिफेंस के स्टॉक में जो अभी मोमेंटम आया है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर के आया है, जो नए चेंजेस किए जा रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी खासतौर से कमोडिटी प्राइसेस या रॉ मटेरियल कॉस्ट का भी एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट अभी पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिवनेस मुझे लगता है कि आपको दिसंबर और फरवरी के महीने तक अभी आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो पूरे पोर्टफोलियो का आप 5 से 8% का निवेश आप डिफेंस सेक्टर में आप स्टॉक्स में दे सकते हैं। ओके, 5 से 8% तक का निवेश आप कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं इन्हें, लेकिन फिर उसके बाद बजट के आसपास आप इन्हें बेचें और मुनाफा घर ले जाएं, वो बेटर स्ट्रैटेजी है। चलिए, ये तो थोड़ा लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। अभी कल क्या करना चाहिए, इन पर ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि कल भी ट्रेडिंग सेशन जारी रहेगा। पूछते हैं हमारे मेहमानों से कौन से उनके पसंदीदा शेयर है। वक्त है VIP शेयर्स का। किरण, आपसे करना चाहूंगा शुरुआत। कल ट्रेडिंग सेशन में कौन से स्टॉक्स पर फोकस रहेगा आपका? आज ओवरऑल जिस तरह का हम देख रहे हैं कि मार्केट एक गैप डाउन हुआ था, लेकिन काफी सारे स्टॉक ऐसे थे जो अपने कल के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, और इनफैक्ट क्लोजिंग भी कल के हाई के ऊपर आई थी। तो इनहेरेंटली इसको हम पॉजिटिवनेस मानते हैं। दो पिक रहेंगे। हमारा पहला है क्विक हिल की अगर मैं बात करूं तो एक आवली चार्ट के ऊपर एक रेक्टेंगल पैटर्न है, उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है। साथ ही साथ आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम्स काफी लुक्रेटिव है। लास्ट आवर में काफी अच्छा वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिया है। ओवरऑल सपोर्ट के आसपास ये जो स्टॉक निकला हुआ था उसके आसपास ये बंद भी हुआ है। काफी अच्छा सेटअप है। क्विक हिल आप 215 के आसपास लॉन्ग कर सकते हैं। 230 का 1-2 दिन में टारगेट हम देख रहे हैं, और 208 एज स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो थोड़ा लंबी पीरियड के लिए हम दे रहे हैं, वो है IGL। अगर आप देखोगे तो एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट था, वो ब्रेकआउट देने के बाद वही ब्रेकआउट के आसपास कंसोलिडेट किया। डेली चार्ट के अगर आप देखोगे तो अपनी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और आज भी हमने देखा 410 से जिस तरह की रिकवरी और 420 के आसपास इसका क्लोजिंग है। ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है। 420 के आसपास हम लॉन्ग कर सकते हैं। 443 का हमारा टारगेट है, और 406 एज स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। ओके, तो दो बेहतरीन स्टॉक्स यहाँ पर पसंद करके लाए हैं किरण, IGL और क्विक हील। इन दोनों में आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। रवि, आपके कौन से आइडियाज होंगे? सौमित जी, चूंकि आप FMCG काउंटर की बात कर रहे थे और शायद हमारा आपका मैच बैठ गया है, और मैं FMCG काउंटर से ही कोलपाल, हालांकि ये स्टॉक मैंने पिछले वीक पे भी आपको रिकमेंड किया था जब ये 1570 के पास था, अभी 1644। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो पोर्टफोलियो में पैनिक सिचुएशन है उसमें आपका जो पूरा फंड शिफ्टिंग है वो फार्मा और खासतौर से FMCG सेक्टर की तरफ जा सकता है। इस स्टॉक के ऑलरेडी फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, तो मोमेंट्री ट्रेड कर रहे हैं तो आप 1750 और 1850 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। बहुत लॉन्ग टर्म मैंने विजन नहीं लिया है इसमें। अगर आप लेना चाहते हैं तो 3 महीने के हिसाब से भी आपको दिवाली तक ये दिवाली धमाका दे सकता है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक होना चाहिए। दूसरा स्टॉक है
पिडिलाइट इंडस्ट्री, खास तौर से इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के साथ में आपको देखने को मिल रहा है। नंबर्स के हिसाब से अगर जाते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी, एबिटा, ये सभी जो है वो अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और अभी के जो मोमेंटम है, जैसे मैंने बताया कि जो शिफ्टिंग पोर्टफोलियो की होगी वो इन सेक्टर्स में हो सकती है, इन स्टॉक्स में हो सकती है, तो यहाँ पर भी ये स्टॉक आप बाय करके चल सकते हैं। 3000 का टारगेट आपको अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। और मार्केट गिरे या बढ़े उससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट इन दोनों स्टॉक्स में नहीं होगा, आपको बेनिफिट जरूर मिल सकता है। चलिए, तो मार्केट गिरे या बढ़े बहुत ज़्यादा इंपैक्ट इन स्टॉक्स पर नहीं पड़ेगा। पिडिलाइट और कोलगेट पामोलिव, ये दो ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप कर सकते हैं पोर्टफोलियो में शामिल। बहुत बहुत शुक्रिया रवि और किरण, समय निकालकर आज शो में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा भी करने के लिए और अपने स्टॉक्स भी बताने के लिए। चलिए, मुझे और पूरी टीम को भी दीजिए इजाज़त। हम समेटेंगे कल की तैयारी को यहीं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ।